नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाएगी या फिर कोर्ट ही रोक का आदेश जारी करे। हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं, लोग ठंड में मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसान पक्षकारों से कमेटी बनाने के लिए कुछ नाम देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हमारे लिए लोगों का हित जरूरी है। अब कमेटी ही बताएगी कि कानून लोगों के हित में है या नहीं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। पीएम मोदी कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से जुड़े हैं। इस बैठक में वैक्सीनेशन के अलावा राज्यों में कोरोना की स्थिति पर भी बात होगी। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड वैक्सीन सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया है। 1 करोड़ 10 लाख डोज सप्लाई करने का ऑर्डर है। इस वैक्सीन के 1 डोज के लिए केंद्र सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट को 200 रुपए देने पड़ेंगे। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली पिता बन गए हैं। विराट की पत्नी अनुष्का ने मुंबई में एक अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया है। काफी समय से विराट अनुष्का अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि विराट ने 11 दिसंबर 2017 को अनुष्का से इटली में शादी की थी। पीएम मोदी ने आगामी 15-16 जनवरी को होने वाले स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ से जुड़ने के लिए युवाओं का आह्वान किया। पीएम ने बताया है कि इस कार्यक्रम में उद्योग, निवेश और बैंकिंग के अलावा स्टार्टअप से जुड़े युवा उद्यमी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के भंडारा में आग से जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। पीएम ने बताया कि घायलों के परिजनों को भी 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि आग से 10 शिशुओं की जान चली गई थी। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज लद्दाख दौरे पर पहुंच गए हैं। वहां वे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। इस दौरान वे सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत कर मौजूदा स्थिति की जानकारी लेंगे। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पकड़े गए पीएलए के सैनिक को आज वापस चीन को सौंप दिया है। ये चीनी सैनिक 8 जनवरी को गलती से एलएसी पार कर भारतीय सीमा में घुस गया था। बता दें कि पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना ने उसे दबोचा था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के सिलचर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने असम का सर्वांगीण विकास किया है। ऐसे में पार्टी विधानसभा चुनाव में 126 में से 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा ने असम की संस्कृति, भाषा और पहचान को अहमियत दी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शांति समझौते पर दस्तखत किए। इससे 50 वर्ष पुराने बोडो मुद्दे पर हल किया जा सका। साथ ही उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाया गया। कृषि मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति ने आज मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वेटनरी सर्विसेज की स्थिति और पशुओं की वैक्सीन की उपलब्धता पर चर्चा की जाएगी। कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने अब समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। संसद सत्र से पहले भी एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के INLD विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर केंद्र सरकार को कानून वापस लेने के लिए 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बीच अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश ने किसानों के मसले पर शायराना अंदाज में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस दुनिया में उठता हुआ धुआं दिखता है, जिन्हें घर की आग का मंजर क्यों नहीं दिखता उन्हें। सीएम ममता बनर्जी ने नए कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के अड़ियल रवैये की वजह से देश खाद्य संकट की ओर बढ़ रहा है। दूसरे राजनीतिक दलों के बेकार नेताओं को शामिल करके भाजपा कबाड़ पार्टी बन रही है। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को अपने यहाँ कोरोना जांच करने की मंजूरी दे दी है। अब 14 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य टीम चीन का दौरा करेगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले चीन ने वीजा का हवाला देते हुए WHO की टीम को आने से मना कर दिया था। एयर इंडिया के विमान से आज ब्रिटेन से 186 यात्री भारत लौटे। दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों की जांच के दौरान इनमें से 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच की प्रक्रिया 3 घंटे में पूरी की गई। जांच के बाद सभी यात्रियों को घर जाने के लिए कह दिया गया। यूपी के दौरे पर गए आप विधायक सोमनाथ भारती पर रायबरेली में स्याही फेंकी गई है। रायबरेली में सोमनाथ भारती पुलिस के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी उन पर किसी ने स्याही फेंक दी। इस दौरान भारती स्याही फेंकने वाले युवक को पकड़ने के लिए खुद ही दौड़ पड़े। दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती को रायबरेली में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 दिन पहले जगदीशपुर में एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यूपी के अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं।
दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ऐसे में भारत की कोरोना वैक्सीन की विदेशों में मांग बढ़ रही है। ऐसे में ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। सीएम योगी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना टीके के पूर्वाभ्यास की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से प्रदेश में टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से सभी को टीका लगाया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एयर इंडिया की महिला पायलटों वाली उड़ान के बेंगलुरु पहुंचने पर चालक दल के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। बता दें कि इस उड़ान की सभी पायलट महिलाएं थीं। सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। आज सॉलिसिटर जनरल यूपी सरकार की ओर से पेश नहीं हो सके। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पराली जलाने से रोकने को लेकर कोई ठोस योजना के साथ हलफनामा दायर करने को कहा है। याचिका में कहा गया कि सरकार के पास योजना को लेकर कोई प्लान नहीं है। आरएसएस के सरकारवाह सुरेश भैयाजी जोशी आज से जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत कई संगठनों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे का राग अलापा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 बहाल होने तक भारत के साथ बातचीत संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अब नेता सोनू सूद को अवैध निर्माण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक सोनू सूद की इमारत पर किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सोनू सूद पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के 6 मंजिला आवासीय इमारत को होटल में बदल दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में कंगना रनौत को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अब उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी पर 25 जनवरी तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि 25 जनवरी तक कंगना को बुलाकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। यूपी के सीएम योगी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। मैसेज भेजने वाले ने सीएम को 24 घंटे के अंदर AK-47 से उड़ाने को कहा है। धमकी भरा मैसेज यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया है। धमकी का मैसेज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की स्थिति को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ संजय लेक से जो सैंपल लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कोई चिंता की बात नजर नहीं आई। लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी दिल्ली में सर्दी का सितम ढा रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली में 14 जनवरी तक पारा गिरकर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स में बड़ी उछाल दर्ज की गई। सेंसेक्स 486 अंक उछलकर अब तक के नए सर्वोच्च स्तर 49,269 अंक पर खुला। वही निफ्टी 137 अंक मजबूत होकर 14,484 अंक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। यह अभ्यास जिले के 30 केंद्रों के 75 बूथों पर किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वाभ्यास के लिए 1125 स्वास्थ्य कर्मियों का चयन किया गया था। सचिन पायलट ने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। इससे छोटे किसानों को नुकसान होगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब 24 विपक्षी दल एकजुट होकर कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने एकल खिड़की निकासी प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक खदानों की नीलामी का अगला चरण इस महीने शुरू होगा। ये दौर आगे भी जारी रहेगा। आगरा जेल में बंद निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा पर कार्रवाई जारी है। भदोही में विधायक के अवैध कब्जे से प्रशासन ने जमीन मुक्त कराई है। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस सरकारी जमीन पर पर्यटक थाना बनाया जाएगा। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सली गतिविधियों की कोई सूचना नहीं है। डूंगरपुर और उदयपुर के आदिवासी इलाकों को छोड़कर 2020 में राज्य में कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण रही। गुजरात में 9 महीने बाद 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोले गए। साथ ही स्नातक तथा स्नाकोत्तर के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कॉलेज खोल दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में पार्वती नदी से सोने चांदी के सिक्के निकलने की बात अफवाह साबित हुई। स्थानीय पुलिस ने कहा कि किसी ने अफवाह फैलाई थी, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने सिक्के की तलाश में दिन रात खुदाई शुरू कर दी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तेल, साबुन, दंत मंजन जैसे रोजमर्रा के सामानों के दाम बढ़ सकते हैं।
इसका उत्पादन करने वाली कंपनियां कच्चे माल के दाम बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। कुछ कंपनियों ने पहले ही दाम बढ़ा दिए हैं, वहीं अन्य स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एसोचैम ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में बड़ी तेजी से सुधार की ओर बढ़ रही है। उपभोक्ता विश्वास लौटने, गतिशील वित्तीय बाजारों में मोर्चे पर की जा रही मेहनत के बल पर यह तेजी दिख रही है। टीकाकरण शुरू होने से अर्थव्यवस्था में और तेजी आने की उम्मीद है। अभिनेता रजनीकांत ने फिर राजनीति में प्रवेश करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुनर्विचार करने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो पहले ही अपना निर्णय और उसकी वजह सभी को बता चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इमरजेंसी के दौरान जब्त की गई संपत्ति की क्षतिपूर्ति की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। 94 वर्षीय महिला बीरा सरीन के बच्चों ने मुकदमा दाखिल किया है। सरीन ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें सभी बाल विवाह को सिरे से अमान्य ठहराने की मांग की गई है, जिसके बाद अदालत ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि बाल विवाह से महिलाओं की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। बांदा में अखंड हिंद फौज के कमांडर ने छात्र छात्राओं की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया। ये प्रतियोगिता पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान में हुई। इसमें 120 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष रामकेश निषाद रहे। बांदा जिले के कमासिन में मंडलायुक्त ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने लापरवाही मिलने पर लेखपाल को निलंबित कर दिया है। उन्होंने थाना दिवस के मौके पर शिकायतें सुनी और काश्तकारों की समस्याओं का निराकरण कराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच 5वें और आखिरी दिन ड्रा हो गया। टीम इंडिया ने सिडनी टेस्ट की चौथी पारी में 131 ओवर खेले, जो टेस्ट के इतिहास में 80 साल बाद खेली गई सबसे लंबी चौथी पारी है। इस तरह 41 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में ये बड़ा कारनामा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के 407 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 334 रन बनाए। हनुमा विहारी 23 और अश्विन 39 रन बनाकर अंत तक आउट नहीं हुए। वहीं टेस्ट की दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी करने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सचिन तेंदुलकर समेत क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत के प्रदर्शन की जमकर प्रशंसा की। आईसीसी ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि भारत ने आज असाधारण जज्बा, संघर्ष और धैर्य का प्रदर्शन किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।